वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, जो कि है कार्यपालिका से संबंधित। थर्ड जो आपके है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, वो आपके डिडक्ट हो चुका है, तो हमने आपको अभी नहीं पढ़ाया है। लेकिन अगर आपको समझना है या फिर अगर कुछ एनसीईआरटी के सीबीएसई से रिलेटेड बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं तो प्लीज वेट, वो चैप्टर भी हम जरूर डालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई भी ज्ञान आपको मिलने से महरूम रह जाए। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। आज चौथे चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था कि कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, उसके सदस्य कौन कौन होते हैं, और फिर राष्ट्रपति का पद जो होता है उसके बारे में हमने काफी कुछ देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखिए, जब आप राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, तो आप ध्यान में रखिए कि इन शक्तियों के साथ साथ आप प्रधानमंत्री की शक्तियां भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका वास्तविक उपयोग कौन करता है? इनका वास्तविक उपयोग जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी क्या होती है? विधायी का अर्थ होता है वो जो लेजिस्लेशन या कानून बनाने से संबंधित शक्तियां होती है, उनको विधायी शक्तियां कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत की संसद का भी अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। अगर आपको पूछा जाए भारतीय संसद के कितने भाग हैं, तो आप सिर्फ दो नहीं लिखेंगे, लोकसभा राज्यसभा। पहले राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो भारतीय संसद के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो ठीक उसी तरह हमारी जो कार्यपालिका होती है उसके भी कितने पार्ट होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और नौकरशाही। ठीक है, राष्ट्रपति इसका संवैधानिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल जो होती है वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका। और जो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो होती है परमानेंट या स्थायी कार्यपालिका। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियोज में। क्योंकि संसद जो होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, अतः राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या समाप्त करने, बुलाने या खत्म करने का अधिकार है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, वो अपने आप ऐसा नहीं कर सकता। और यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत उस विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी अगर कोई विधेयक ऐसा हो जिस पर लोकसभा ने हामी भर दी लेकिन राज्यसभा ने नहीं भरी, या राज्यसभा ने हामी भर दी लेकिन लोकसभा ने नहीं भरी, तो उनकी जो कंबाइंड मीटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है, वो बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो 85 के अनुसार तो वो समय से पहले इसको भंग कर सकता है, और ये जो संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जा सकती है। तो ये आपको अनुच्छेद साथ साथ में याद करने हैं। So the legislative powers of president, the president of India is the constitutional head of the nation and is an integral part of our parliament also. Whenever you recite parliament, you have to take the name of the president of India, first president, then Lok Sabha, then Rajya Sabha. These two are the integral part of our legislation. Okay, जब भी आप legislation के बारे में कहेंगे, you can't merely say Lok Sabha and Rajya Sabha. You will just say president, Lok Sabha and Rajya Sabha. So, because the parliament is made up of president, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, therefore the president has following legislative powers. First, the president has the power to summon and to end the session of parliament. Only president can do this. देखिए, कब शुरू हो गई मीटिंग, कब खत्म होगी, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। लेकिन अगर उस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो कि उसको स्थगित करना पड़े, तो ये काम किसका है? ये काम लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का है, और राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति होंगे उनका है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या होगी, आपकी स्कूल कब स्टार्ट होगी, आपकी स्कूल कब खत्म होगी, ये कौन डिसाइड करते हैं? आपके प्रिंसिपल सर डिसाइड करते हैं। ओके, बट योर टीचर ऑलवेज डिसाइड कि आपको क्लास में क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, आज नहीं पढ़ाना है, आज कॉपी चेक करनी है ना। तो इक्वली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड व्हेनेवर द सेशन शुड बी कॉल्ड एंड व्हेनेवर इट शुड बी एंडेड। लेकिन स्पीकर या चेयरपर्सन ये डिसाइड करते हैं कि अगर उस दिन काम होना है या नहीं होना है।
According to Article 85, the President can prematurely dissolve the Lok Sabha, but for this it is necessary to consult the Prime Minister. If there is a difference of opinion between the two houses of Parliament on an ordinary bill, the President can convene a joint session अंडर आर्टिकल 108 टू पास दैट बिल। देखिए आपको यहाँ ये भी लिखना जरूरी है कि किसी सामान्य बिल पर, किसी साधारण बिल पर, क्योंकि मनी बिल, ये जो धन विधेयक होता है उसके लिए ज्वाइंट बैठक नहीं बुलाई जा सकती। मनी जो धन विधेयक होता है उसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति भी उतनी जरूरी नहीं है। और जहां तक संविधान संशोधन के बिल की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट के जो बिल होते हैं, वहां पर भी ज्वाइंट बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको दोनों ही सदनों से पूरे 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। तो आप यहाँ ये शब्द जरूर यूज करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल। ठीक है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो एंग्लो इंडियन है उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया है। इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया है कि इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। If in the opinion of the president the representation of Anglo-Indians in Lok Sabha is not sufficient, then under Article 331 the president can nominate 2 representatives of Anglo-Indian community। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 80 के तहत अंडर आर्टिकल 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, those who are having special knowledge or experience in the field of literature, science, art and social services। उसके बाद में अगला इसका अधिकार, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। A bill passed by both the houses of parliament becomes law only after the assent of president। ठीक है ना, जब राष्ट्रपति बोल देंगे तभी वो कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अन्यथा अगर राष्ट्रपति ऐसा ना बोले तो क्या होता है, देखिए, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, यानी इन पर जो धन विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति पहले ही हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही धन विधेयक सदन में आता है, तो वहां तो ऑलरेडी असाइन है, वो एसेंट उनका मिला हुआ है। और संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा ने पास कर दिया है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक है ना, ये कानून बने हुए हैं। लेकिन उनके अलावा अगर कोई भी विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास, तो अनुच्छेद 111 के तहत अपनी अनुमति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकते हैं या अपने पास रख भी सकते हैं, जिसको हम पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। When a bill after being passed by both the houses is placed before the president for assent, so the president can give his assent as per article 111 accept money bill and constitutional amendment bill or send it back for reconsideration or keep it with him। यानी उनके पास तीनों ऑप्शंस खुले हैं, या तो वो वापस भेज सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं या फिर अपने पास एक बार रख सकते हैं कि भाई कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड पर रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे जो विधेयक होते हैं जिनको सदन में रखे जाने से पहले ही उन पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। कौन कौन से होते हैं? धन विधेयक, कोई भी मनी बिल जो होगा उस पर राष्ट्रपति की सहमति पहले लेनी होगी। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, उस पर भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेनी होगी। ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हो लेकिन धन विधेयक नहीं हो। ठीक है, देखो ऐसे अलग अलग बिल होते हैं, उनको एक को मनी बिल कहा जाता है, एक को फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल बिल हो तो भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, जहां जिस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार कई लोगों की भूमि को अधिग्रहित करती है, तो उससे संबंधित कोई भी जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति की सहमति पहले होगी।
व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित यानी कम करने वाला अगर राज्य का कोई विधेयक होगा तो उस पर भी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी पहले। और कराधान से संबंधित यानी टैक्सेशन से संबंधित कोई भी विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ठीक है। लेकिन इन विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति से पूर्व के ही संसद में रख दिया जाता है तो भी न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता, हालांकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना इन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। So before the following bills are introduced in the parliament, the prior consent of the president is necessary. First is money bill, then a bill to create a new state or to change the area, extent or name of any existing state. Bill relating to expenditure from consolidated fund of India, but there is no money bill. वो money bill नहीं होना चाहिए, वो financial bill होना चाहिए. Bills related to land acquisition, then any state bill limiting the freedom of e-trade, and bill related to taxation which affects the interests of state. But these bills are introduced in parliament without the prior consent of president, so it cannot be declared invalid by the court. Court इनको invalid नहीं करती है, लेकिन नियम यही कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। फिर अगला अधिकार है कि जब संसद में दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में नहीं हो, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस पास करने या अध्यादेश वाला जो, अगर संसद इस सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि कोई कार्यवाही बहुत जरूरी है, इसको सीधे शब्दों में कहें तो अध्यादेश को हम ऐसे समझ सकते हैं आधे में आदेश देना। आधे में का मतलब ये है कि संसद की जो कार्यवाहियां होती है वो निश्चित समय पर होती है। अगर बीच में ही ऐसा हो कि कोई कानून बहुत जरूरी है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ऐसे अध्यादेश संसद के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकते हैं, यानी कि 6 सप्ताह तक वो बिल्कुल कानून की तरह ही मान्य होंगे। उसके बाद में संसद उन पर विचार करेगी और ये बताएगी कि क्या उनको कानून बनाया जाना है या नहीं बनाया जाना है। When both the houses of parliament or one house are not in session and the president is convinced that immediate action is necessary, so the president can issue an ordinance under Article 123. Such an ordinance can remain in effect for 6 weeks after the commencement of the parliament session. तो ये तब तक प्रभावी रहता है और इसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये तो थी राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती है वो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती है। कार्यपालिका शक्तियों का मतलब एग्जीक्यूटिव प्रधान होने के नाते, जैसा हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारी एग्जीक्यूटिव के। तो वो किस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो हमारी कार्यपालिका के प्रधान होंगे और वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से सब काम करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो बेसिकली सारी शक्तियां किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही देश की नीतियों का संचालन होता है, चाहे नाम ही हो लेकिन होता राष्ट्रपति का ही है। राष्ट्रपति को इन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हालांकि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया से होती है लेकिन वो जो साइन किए जाते हैं, वो जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के चुनाव आयुक्त, और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी के सारे सदस्य। और उसके अलावा भी वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी में रिपोर्ट देने वाले आयोग, और साथ ही साथ विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करना और राजदूतों को नियुक्ति पत्र जारी करना, ये भी राष्ट्रपति की ही शक्तियों में आते हैं। तो ये नियुक्ति संबंधी जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति के सिग्नेचर में ही निहित होती हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर नहीं करें तो ये सारी नियुक्तियां वैलिड नहीं मानी जाती हैं। All the powers of central government are vested in hands of the president. The policies of the country are governed in the name of the president, and that's why he is called as the ceremonial head of our executive. He is called as the main head of our executive.
The president has the right to make appointments of the following posts: Prime Minister, other members of Council of Ministers, Chief Justice of Supreme and High Courts, Comptroller and Auditor General of India, Attorney General of India, Governors of the state, Chief Election Commissioner and other election commissioners, the Chairman and other members of the Union Public Services Commission, Finance Commission, Language Commission, Backward Class Commission, National Commission for Women, Human Rights Commission, Minorities Commission, and member of the Commission reporting on the administration of scheduled areas. The President accepts invitations from foreign diplomats and issued appointment letters to ambassadors. तो जो हमारे सारे ambassadors जाएंगे वो भी किसकी सहमति से जाएंगे? राष्ट्रपति जी की सहमति से ही जाएंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति जी की जो न्यायिक या क्षमादान से संबंधित शक्तियां, न्यायिक में तो हमने देखा कि वो जजेस की जो नियुक्ति होती है उसके अपॉइंटमेंट लेटर पर भी हमारे देश के प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करते हैं, ठीक है ना। तो न्यायिक या क्षमादान से संबंधित शक्तियां किनको कहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई फैसला कर दिया है, किसी को मृत्युदंड दे दिया है, तो उस मामले में भी राष्ट्रपति जी कुछ जो है बदलाव कर सकते हैं। वो क्या बदलाव कर सकते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को कम करने, उनका प्रविलंबन करने यानी उनको लेट करने, परिहार और सजा लघुकरण यानी छोटा करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। अब क्षमा किसको कहते हैं? दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को मुक्त कर दिया जाता है, बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। प्रविलंबन किसे कहते हैं? राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर रोक लगाता है और ऐसे विधेयक से रिलेटेड अगर कोई क्रिमिनल है तो उस क्रिमिनल की व्यक्ति की क्षमा याचना करने के लिए उसको टाइम दे देता है। परिहार किसको कहते हैं? दंड के स्वरूप में बिना परिवर्तन किए, मतलब दंड तो उतना वैसा ही रहेगा, बस उसकी अवधि कम कर दी जाएगी, ठीक है ना। और लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए, परिहार का मतलब तो सजा अगर मिली है कि जेल में रहना है तो जेल में रहना है, ठीक है। सजा अगर मिली है कि उसको अकेले रहना है तो अकेले रहना है, लेकिन उसका टाइम कम कर दिया जाए तो उसको परिहार कहते हैं। लेकिन अगर सजा में ही परिवर्तन कर दिया जाए कि चलो इनको जो खुली जेल से खुली जेल में भेज दिया जाए, अकेले के बजाय जो कंबाइंड होते हैं उन सेल में भेज दिया जाए, तो वो उसको कहते हैं लघुकरण। राष्ट्रपति शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति जो कि अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेने का अधिकार रखता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। Judicial or pardonal powers of the President under Article 72 of the Indian Constitution. The President has the power to pardon, suspend, remit, and commute the sentence of an offender. The President also has the power to pardon the death penalty. ये सबसे important है. Pardon means both the punishment and the prisoners are removed and guilty are set free. Then prohibition, the president withhold any money so the guilty person can seek pardon. Avoidance means the duration of punishment is reduced without changing its nature. And commutation means the form of punishment is changed. President's rule can waive the punishment reviewed by the administration of sentence of court material. And then according to Article 143, President has the right to consult the Supreme Court or any question on any question of public interest, but Supreme Court is not obliged to give the suggestion and President also is not obliged to agree with the suggestion. इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में, ठीक है ना। न्यायिक शक्तियां देखी, कार्यपालिका शक्तियां देखी। न्यायिक शक्तियों में आपने ये देखा कि माफ करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, क्षमादान की शक्तियां। अब है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों से क्या मतलब होता है? देखिए, सीधी सी बात है, आपको एक नियम याद रखना होगा कि हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ जिनको कहते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, कमांडर इन चीफ होने का मतलब ये नहीं कि वो सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑब्वियसली नहीं लेते, लेकिन इन तीनों सेनाओं को ऑर्डर देने की जो शक्ति होती है कमांडर इन चीफ के रूप में, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। हालांकि उसका उपयोग भी वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की जो
उनका जो भी सजेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सो भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने और सैन्य बलों के विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति को शांति और युद्ध दोनों की घोषणा करने का, कि अगर किसी टाइम युद्ध हो रहा है तो सीज फायर होगा, और किसी टाइम अगर शांति चल रही है लेकिन दूसरी तरफ से टेंशन क्रिएट हो रहा है तो युद्ध की जो घोषणा की जाएगी वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस एंड टू ऑर्डर द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। तो वो बहुत ज्यादा आपको लर्न नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज द मेन कमांडर इन चीफ फॉर ऑल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और वॉर और पीस की जो भी सिचुएशन है उनको डिक्लेरेशन, उनके प्रोक्लेमेशन का जितना भी अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहां पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ये घुमा के पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो उनका आंसर भी अकॉर्डिंगली देते हैं। तो इस तरह से जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां बता देंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या राष्ट्रपति ही प्रधान है, क्या राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यपालिका है। नहीं, राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प है? लेकिन वो सिर्फ रबर स्टाम्प भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के पास उसकी विवेकी शक्तियां होती हैं, उसके पास उसकी डिस्क्रिमिनरी जो पावर्स होती हैं वो होती हैं। वो क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, जो कि हम आर्टिकल 74, 75 में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करना होता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती है? अगर किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, अगर जो पद धारण किए व्यक्ति होते हैं उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो। भाई प्रधानमंत्री पद पर जो भी हो, अचानक अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जगह प्रधानमंत्री किसे घोषित करना है। और अगर सत्तारूढ़ मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो उस दिशा में क्या करना है? क्या लोकसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवाने हैं, या फिर क्या जो भी दूसरे प्रधानमंत्री बनने हैं वो किस दल से होंगे, कौन होंगे? तो ये सब सिलेक्शन जब करना होगा तो राष्ट्रपति हमेशा अपने विवेकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। So what are the discretionary powers of the president? According to the Indian Constitution, the president acts on the advice of Council of Ministers and he always act on that suggestions always। ये आर्टिकल हमने 74, 75 में पढ़ लिया है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो इनकी सलाह पर ही कार्य करेगा। ये ही शब्द का प्रयोग आपको हमेशा करना है। But he has to act in his own discretion. Those situations are follows: when no single party has a clear majority in Lok Sabha, but in case of sudden death of the person holding it, the Prime Minister has to be appointed, and if a no confidence motion is passed against the ruling Council of Ministers. No confidence motion या अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब सदन में जो भी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है उनके जो मेजोरिटी उनके समर्थन में होती है, जब वो मेजोरिटी माइनॉरिटी में चली जाती है, यानी कि उनके साथ बहुमत का जो शक्ति है वो नहीं रहती, तो उसको अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास की स्थिति कहा जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, हालांकि यूज इसका भी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के साथ ही किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति को दी गई ऐसी शक्तियां हैं जो देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हैं। ये कौन सी है? ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत आसान है इनको याद रखने का तरीका। आप एक अनुच्छेद कोई भी याद रखिए, या शुरुआत का या अंत का। जैसे शुरुआत का जो है वो 352 है, 352। अब आप इसमें 4 जोड़ते जाइए, 356 हो जाएगा, तो वो भी उसमें काउंट होगा, और 360। यानी ये 3 जो अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में गिने जाते हैं। ठीक है, अब ये है क्या?
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां दी गई है। सबसे पहली अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर युद्ध होता है देश में, बाहरी आक्रमण होता है या देश के अंदर कहीं सशस्त्र विद्रोह होता है, बाकायदा हथियार लेकर अगर नागरिक विद्रोह करने आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो पूरे भारत या उसके किसी एक भाग की सुरक्षा में अगर खतरा उनको महसूस होता है तो वह संपूर्ण भारत या किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये अवधि 1 महीने तक चली और उसके बाद में फिर से संसद इसको अप्रूव नहीं करे, देखिए ऐसे तो फिर राष्ट्रपति डिक्टेटर बन जाएंगे। हमारे संविधान का जब हमने निर्माण किया था, जब निर्माण किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, मैंने आपको बार बार ये शब्द कहे हैं कि वो बहुत विजनरी इंसान थे, उन्होंने बहुत आगे का सोचा है। अब आगे का कैसे सोचा है, देखिए उन्होंने ये भी सोचा है कि अगर राष्ट्रपति को ये शक्तियां पूरी तरह दे दी गई तो वो वैसे ही डिक्टेटर बन जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोच लिया कि अगर ये 352 जैसा शस्त्र इनके हाथ में दे दिया तो ये तो मंत्रिपरिषद को अपने विश्वास में लेकर फिर डिक्टेटर बन जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा गया कि अगर ये जो आपातकाल की घोषणा है ये 1 महीने के अंदर अंदर संसद से अनुमोदित नहीं होती है तो ये आपातकाल अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर अनुमोदन हो जाता है, ठीक है ना, अगर अनुमोदन हो जाता है तो हर 6 महीने के बाद फिर से अनुमोदन करवाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना सोच समझ के उन्होंने उस सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो सेट किए हैं। इस तरह की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। सिर्फ साधारण बहुमत नहीं चलेगा कि जब 50% लोगों ने हाँ कर दिया तो इसको हाँ मान लिया गया। इसमें 2/3 बहुमत से अनुमोदन करवाया जाना जरूरी है। Article 352 says, under Article 352, in the event of war, external aggression or armed rebellion, the President has the power to declare emergency in the whole or any part of India if the security of whole or any part of India is in danger. ये पहले consideration जरूरी होता है। If this period not approved by the Parliament after 1 month, then it automatically ends in such situations. And such a declaration needs to be passed by a 2/3 of majority of the parliament. सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती ही है। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, राज्य सरकार, ये तो पूरे देश के लिए है या फिर देश के किसी एक भाग के लिए, ये स्पेसिफिक राज्यों के लिए है कि अगर उस राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगे कि वहां जो सरकार है वो संवैधानिक नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति तत्काल में वहां ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और जिसे संसद द्वारा 2 माह के अंदर अंदर अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। सीधी सी बात है, पहले राज्यपाल इस बात का अनुमोदन करते हैं कि राज्य में ठीक प्रकार से जो है संवैधानिक स्थिति नहीं है, राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है या राज्य में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में राज्यपाल के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति अपने आप नहीं देख सकते कि कोई राज्य ठीक से है कि नहीं, ठीक है, अगर उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर जो है वो अनुमोदित करें, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो सलाह के बाद वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब तक हमारे देश में 109 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, 109 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन केरला में लगाया गया था। ये कुछ एक फैक्ट है जो आप साथ साथ में याद रखते रहें, तो जब आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं ना तो उस समय अगर इन फैक्ट को शामिल कर लें तो आपके आंसर्स थोड़े ज्यादा सही या ज्यादा सटीक बन जाते हैं। अगर अनुच्छेद 352 की बात करें तो अब तक हमारे देश में सिर्फ एक ही बार इस अनुच्छेद का यूज किया गया था और वो भी 1975 से लेके 1977 तक। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। आर्टिकल 356 says, under Article 356, if any state government is not acting according to the constitutional rules, then the president immediate declaration, such a declaration is called president rule, which is required to be approved by the parliament within 2 months. तो उस स्थिति में होगा क्या, वो राज्य एक यूटी की तरह कार्य करेगा, यूनियन टेरिटरी जो संघीय क्षेत्र होता है ना उसकी तरह कार्य करेगा। वहां पर राज्य की अपनी कोई व्यवस्थापिका नहीं होगी, अपनी कोई कार्यपालिका नहीं होगी, वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही कार्य करेंगे।
और लास्ट जिसको आज तक अप्लाई नहीं किया गया है, आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी है, वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 360, इन द इवेंट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिक पावर्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी में होगा क्या, कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में होगा क्या। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो है राष्ट्रपति देश में किसी भी प्रकार के जो खास करके संचित निधि है, संचित भारित निधि है, उसमें भी व्यय की जो है कटौती करने की आदेश दे सकते हैं। अन्यथा संचित भारित निधि में से कोई भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। उसके बाद आती हैं वो शक्तियां जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है हमेशा आपके लिए, जिनको हम कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। वीटो शक्तियां होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीटो पावर्स होती क्या है। वीटो पावर्स होते हैं, अगर आपने मना कर दिया तो मना है, ना तो ना, दैट इज कॉल्ड वीटो। वीटो यानी आपकी सहमति या आपकी जो असहमति है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही वीटो पावर्स कहलाती हैं। तो राष्ट्रपति को जब हमने देखा कि बिल्कुल सेरेमोनियल हेड बना दिया है, तो फिर क्या वास्तव में वीटो पावर्स काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और इन्हीं वीटो पावर्स की वजह से, इन्हीं कॉन्सेंटेड पावर की वजह से राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन करो, राष्ट्रपति का इतना ही काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति को रियल पावर्स भी दिए गए हैं और वो पावर्स वास्तव में बहुत काम करते हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, यानी वो अपनी अनुमति को सुरक्षित रख देता है, कुछ नहीं कहा, ठीक है ना, कुछ नहीं कहा गया, इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। Under this veto power, the president does not give his assent to a bill. That is, he can reserve his assent. हालांकि इसमें भी ये है कि अगर मंत्रिमंडल ने वो सेम वापस बना के भेज दिया, बिल पास करवा के भेज दिया, तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। देन सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो में इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि आप इस पर फिर से विचार कीजिए, तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और निकले। तो कई बार ये भी होता है कि हाँ, जो राष्ट्रपति के द्वारा सलाह दी गई है वो बिल्कुल सही होती है, तो ऐसे में इसको सस्पेंशन वीटो कहा जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। Under this veto power, the president can send a bill to parliament for reconsideration. तो ये reconsideration suspension veto में आएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है जेबी वीटो, या जिसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, इसे जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो में तो उन्होंने कह दिया है कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, तो वो एब्सोल्यूट वीटो है कि थोड़े दिन बाद। लेकिन पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कहते उसके बारे में, और वो अपने पॉकेट में रखे भूल गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पास नहीं होने वाला, ना मैं आपको वापस भेजूंगा और ना फिर मैं आप इस पर अपना कॉन्सेंट दूंगा। अर्थात इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर ना अनुमति देता है, ना ही अनुमति देने से इनकार करता है, और ना ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है, ठीक है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग पावर है राष्ट्रपति को जो दी गई है। विवादास्पद बहुत रहा था कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में, और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो यानी कि इस पॉकेट जो वीटो है, जेबी निषेधाधिकार, इसका प्रयोग किया गया था, और उन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। उससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने इनका प्रयोग नहीं किया था। लेकिन हुआ क्या था कि ये जो डाक संशोधन विधेयक था ना, ये 1986 में पास हो गया। ज्ञानी जेल सिंह जी ने उन्हें उसको अपनी जेब में रख लिया, बोले भाई ना तो मैं इस पर कॉन्सेंट दूंगा और ना मैं उसको जो है मना करूंगा, तो आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। लेकिन कुछ समय बाद जब ज्ञानी जेल सिंह जी अपने पद से हट गए, यानी उनकी जगह किन्हीं और राष्ट्रपति ने लिया, और उनके संज्ञान में जब ये वीटो आया तो उन्होंने वापस इसको सरकार को भेजा, लेकिन फिर सरकार ने इसको पास करने से मना कर दिया। तो ये जो विधेयक था ये फिर पास ही नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से इस विधेयक का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो यानी एक तरह से ये जो वीटो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो भारतीय राष्ट्रपति को दी गई है।
So under this veto power, or you can say this pocket veto, the president can keep a bill with him immediately. That is the use of the veto power by the president. Does not assent on the bill, neither refuse or to assent, or nor does it go to the parliament for reconsideration. Okay. JB veto was exercised by the then President Gyani Jail Singh in relation of the controversial Indian Post Amendment Bill in 1986. This was the first time the JB veto was exercised by a president in India. उसके बाद भी कभी किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा पॉकेट वीटो या JB निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पावर है वो है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे सेरेमोनियल हेड होते हैं, वो हमारे स्टेट हेड होते हैं, वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इस स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उनकी वैदेशिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विदेशों में अगर भारत का चेहरा, भारत का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कोई करता है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक शक्ति में भी भारत के प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं और विदेशों में राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार भी करते हैं। बाहर से आने वाले उनको अपने कागजात देंगे और यहाँ से जिनको बाहर डिप्लोमेट बना के भेजा जा रहा है उनके कागजात सिग्नेचर भी राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाएंगे। विदेशों में कोई भी संधियां, समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और संसद से भी इनकी पुष्टि करवाना जरूरी होता है। यहाँ भी राष्ट्रपति को डिक्टेटर बनने से रोक दिया गया है कि वो जो संधियां होंगी वो होंगी राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो इन संधियों की पुष्टि नहीं कर सकेंगे, इनकी पुष्टि सिर्फ संसद के द्वारा की जाएगी। The President, being the statutory head of the Indian Union, represents India in the foreign sphere. He appoints ambassadors and diplomatic representatives to Indian embassies abroad and accepts the certificates of ambassadors and diplomatic representatives from abroad. Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the President, although the initiative in relations to these agreements remains in the hand of the ministers and need to be ratified by the parliament. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। यहाँ आज हमने जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी है ना, उनमें आपको दोनों ही पहलू देख के चलने हैं। एक तो ये कि राष्ट्रपति को कितनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी वो किसी भी एंगल से डिक्टेटरशिप के करीब नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनको सेरेमोनियल हेड या जिनको हम नॉमिनल कहते हैं, नॉमिनल हेड बना दिया गया। ठीक है, ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राष्ट्रपति इतनी सारी शक्तियों को लेते हुए अधिनायक की भूमिका में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, क्योंकि वो सारा का सारा उनको संसद या फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह से करना होता है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या इस तरह से शक्तियां सीमित करने से वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प बन के नहीं रह गए? नहीं, वो रबर स्टाम्प भी नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि उनको काफी सारी ऐसी शक्तियां प्राप्त है जो उनको अपने कॉन्सेंट से, अपने विवेक से यूज करनी होती है। ठीक है, तो दोनों ही एस्पेक्ट से, दोनों ही पहलुओं से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों ही तरीके से आपको इसी प्रकार जवाब देना है कि नहीं, वो ना तो डिक्टेटर बन सकते हैं और ना ही वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प बन के रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह से ज्ञानी जेल सिंह जी ने अपने पॉकेट वीटो का यूज किया, या फिर जिस समय कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन सरकारें होती है, उस समय किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हैं और प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करते हैं, वो सब राष्ट्रपति के पद को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। और दूसरा, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था जो है, जिसको हम गणराज्य कहते हैं, भारत गणराज्य है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति हमारे ही द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज पढ़ा राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में, जो वास्तव में कार्यपालिका की शक्तियां हैं। उसके बाद कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और नौकरशाही, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।